वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 7 जहां हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। सब तरह की स्पीशीज के बारे में बात कर ली, इकोसिस्टम के बारे में बात कर ली, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर ली। अब बहुत जरूरी है हमारा वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में भी बहुत सारी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स होती हैं जिनका कंजर्वेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारी दूसरी स्पीशीज का होता है। और उसके लिए क्या क्या किया गया है, हम हर स्टेट, हर कंट्री, हर जगह पे किस तरह के अरेंजमेंट्स करे गए हैं, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी नॉलेज और एनहांस होगी ये जानने के लिए कि किस तरह से इन वाइल्ड लाइफ का डेटा क्रिएट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, जैसे हमने दूसरे टॉपिक्स पे ये डिस्कस किया था कि कैसे उनका डिप्लीशन होता है, तो वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन का भी क्या कारण है, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है। सो जैसा कि आप रिलेट कर सकते हैं बाकी टॉपिक से, वाइल्ड लाइफ के डिप्लीट होने का सबसे पहला रीजन है एब्सेंस ऑफ शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। अंडरस्टैंड वाइल्ड एनिमल्स, वो वाइल्ड हैं, वो हम घर पे एज पेट्स नहीं रख सकते। तो आप सोचो कि जब आप उनका हैबिटेट, उनका शेल्टर, जहां पे वो अपने आप को बहुत सेफ सिक्योर फील करते हैं, वो खत्म कर देंगे, तो वाइल्ड लाइफ हमारे साथ घर पे तो रहने नहीं आएंगे, ना ही वो रोड्स पे फ्रीली इंडिपेंडेंटली घूमना शुरू करेंगे। और अगर ऐसा होता भी है तो या तो वो आपको हार्म करेंगे या फिर वो खुद हार्म्ड हो जाएंगे। सो दैट अगेन इज अ वेरी वेरी डेडली सिचुएशन। इससे बचने के लिए ही ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जहां पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रीजन एंड दैट्स डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन। अगेन ये पॉइंट्स रिलेटेड हैं। शेल्टर तभी जाएगा जब आप शेल्टर को खत्म कर दोगे या शेल्टर खुद खत्म हो जाएगा। अगर आप डिफॉरेस्टेशन इंटेंशनली करते हो तो शेल्टर आप खत्म कर रहे हो, और अगर आप ऐसी एक्टिविटीज करते हो जो पोल्यूशन को बहुत ज्यादा एंकरेज कर रहा है, तो शेल्टर्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। सो इन बोथ द पैरामीटर्स द शेल्टर्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। Then you have the third point which says destruction of wild plants. देखो ये एक तरीका है कि या तो आप घर ले लो, जब आप घर लेते हो तो आप प्लांट्स को ऑब्वियसली खत्म करते हो जिस एरिया में वो रहते हैं, और सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाए जाते, राइट? एक फॉरेस्ट में भी सबका अपना अपना जोन होता है एंड कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिसपे वो स्टे करते हैं या मे भी वो सर्वाइव करते हैं। तो अगर आप पूरा फॉरेस्ट वैनिश नहीं कर रहे हो या पूरा शेल्टर रिमूव नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वो चंद वाइल्ड प्लांट्स उन्हीं को डिस्ट्रक्ट कर देना जिसमें वो सर्वाइव कर रहे हैं, that is equal to taking away their shelter, and as a result that particular variety of wild animal will be lost. So in and all it's very important to understand, जैसे हमारा कोई घर छीनता है, हम बेघर हो जाते हैं and we are helpless, we should not behave and create a situation जहां पे वाइल्ड एनिमल्स के साथ भी ऐसा हो। क्योंकि पेट एनिमल्स को आप अपने साथ घर पे रख सकते हो, कुछ लोग उनको केजेस में रख सकते हैं या बहुत वेरियस एक्टिविटीज के लिए ट्रेन करते हैं in a circus or at various other shows. But when we are talking about wild animals, since they are deadly, this cannot be done. So we should think above the lines and think कि ऐसा हो जाए अगर, तो हमें उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। Now let's move to the next part, and this part is about red data book. जैसा कि नाम बता रहा है, रेड डेटा बुक क्या होती है। अंडरस्टैंड, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की बुक्स हैं। जैसे आप स्कूल में, आप स्कूल का अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, यू हैव योर एल्मनाक, यू हैव योर डायरी, आप ऑफिसेज जाओ, उन सब के अपने अपने रजिस्टर्स मेंटेन्ड हैं, और रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, स्पीशीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपको कभी समझ ही नहीं आएगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे कि कौन सी स्पीशी जो है अब यहाँ रहती भी है कि नहीं,
जैसे कि आप किसी के घर जाते हैं या कहीं मूवी हॉल में जाते हैं, सो देयर इज अ रजिस्ट्रेशन विच यू ऑलवेज डू टू मेक योर सेल्फ प्रेजेंट और एब्सेंट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आप अपने क्लासरूम में भी अपनी प्रेजेंस का रोज अटेंडेंस दे के एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। उसी तरह से जो रेड डाटा बुक है, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट दैट इज क्रिएटेड फॉर रिकॉर्डिंग endangered and rare species of plants, animals, fungi as well as local subspecies that are present in a particular region। तो हमारे पास रिकॉर्ड है कि इस एरिया में ये सारी स्पीशीज हैं। अगर हम इस बुक को खोलेंगे तो हमें सारा डेटा मिल जाएगा, चाहे हमें उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है, वो सब हमें रिकॉर्ड इस बुक से मिल जाएगा। The Red Data book helps us in providing complete information for research, studies, and also for monitoring the programs on rare and endangered species and their habitats. So, ऐसा एक रिकॉर्ड होना बहुत ही मैंडेटरी है for our benefit. So, what are the advantages? थोड़ा बहुत आइडिया तो अब आपको मिल गया, क्योंकि आपको एक ही जगह पे जितनी भी स्पीशीज है उसको पढ़ना है, स्पेशली जब आप हायर स्टडीज करते हो तब इन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है। फोटोग्राफर्स जो स्पेशली ऐसे जोन्स ढूंढते हैं रेयर स्पीशीज को कैप्चर करने के लिए, उनके वीडियोस बनाने के लिए। सो लेट्स रीड, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर स्पीशीज अबाउट देयर कंजर्वेशन स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी स्पीशीज की आपने टाइप पढ़ी है वो आपको तभी क्लियर होंगी जब आपको पता होगा कि ये स्पीशीज वहां पे है भी या नहीं। इट इज यूज्ड to evaluate the population of a particular species। काउंटिंग होती है, जैसे हमारी जनगणना होती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है ना, आपके घर में लोग सर्वे करने आते हैं, दैट इज अ वे ऑफ कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ आवर पॉपुलेशन। सिमिलरली जब हमें इन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उनकी काउंटिंग करनी पड़ती है, तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ आर वी डूइंग इट, और किस तरह से आप उसको कंपेयर करते हो कि कोई कम है या ज्यादा हुआ है कि नहीं। With the help of this book, we can estimate the risk of taxa becoming globally extinct, provides a framework or guidelines for implementing protective measures for endangered species। See, अगर आप काउंटिंग कर रहे हो, आप डेटा के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर इस वैरायटी की इतनी स्पीशीज थी, लेकिन इस ईयर बहुत कम रह गई हैं। वो एंडेंजर्ड तो नहीं हो गई, वो एक्सटेंड तो नहीं होने वाली, वल्नरेबल तो नहीं है, या वो थ्रेटेन कैटेगरी में तो नहीं आ रही। तो ये सारी चीजों का अंदाजा आप सिर्फ इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद ही लगा सकते हो। इसीलिए स्पीशीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस रेड डेटा बुक। नाउ जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पहलू होता है डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करना। तो जब हम रेड डेटा बुक की डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, we see that the information available in the red data book is incomplete। ऐसा कई जगहों पे पाया गया है। Many species both extant and extant are not updated in the book। The source of the book's data has been speculated and has also been mired in controversy। क्योंकि questioning हो सकती है, it's not very simple। इतनी species है, उसको count करना, उनका हिसाब रखना, it is not like a normal animal, and especially when you're talking about wild animals, right? This book maintains the complete record of all animals, plants, other species, but it has no information about the microbes। जब हमने पार्ट 1 शुरू किया था तो उसमें हमने ये भी कहा था बायोडाइवर्सिटी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी काउंट होते हैं। इस बुक में माइक्रोब्स के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, so that adds to a disadvantage of this book। Now let's talk about what are the steps, how is the conservation of biodiversity done on large scales, right? अभी तक हम सिर्फ मेजर्स ढूंढ रहे थे जो हम पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। जैसे डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए आपको, लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, अर्बनाइजेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सारे स्टेप्स थे जो हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। बट एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लार्ज स्केल पे करे गए जाते हैं जहां पे वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं इट हैज टू कैटेगरीज, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। नाउ इन मींस इनसाइड एंड एक्स मींस आउटसाइड।
सो यहां से पता चलता है जब हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं, इट इज इनसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड द वेरियस एग्जांपल्स associated are national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves and sacred groves. ये सारे inside the habitats of the species हैं. And when I talk about the ex situ conservation, that talks about creating places outside their habitats. So let's talk about the various examples which are coming under ex situ conservation, like the zoological parks, the botanical gardens, the gene parks. They all are under cryopreservation. They are all categorized under the ex situ conservation. Now it's important for us to talk about them one by one. Specifically जहां आप खुद गए होंगे, कहीं ना कहीं आपने नेशनल पार्क्स विजिट किए होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विजिट की होंगी, या आप जोलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, ये कॉमन टर्म्स हैं। जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं तो एरियाज जहाँ पे ये स्पेशली बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है, आप लोग कहीं ना कहीं जरूर ट्रैवल किए होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट नेशनल पार्क्स। सबने सुना भी है और सब उसके बारे में थोड़ा बहुत समझते भी हैं कि नेशनल पार्क में क्या एक्सपेक्टेड होगा। A national park is a natural park in use for conservation purposes created and protected by national governments. Often it is a reserve of natural, semi-natural or developed land that a sovereign state declares or owns. And here is a list of the various national parks in the respective states. Jim Corbett National Park is in Uttarakhand and it is a beautiful national park, right? People go to visit these national parks all throughout the year, or some specified areas जब इनको मिलने की, वहां पे वाइल्ड एनिमल्स को मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। Mudumalai National Park, that's in Tamil Nadu, Kanha National Park, that's found in Madhya Pradesh, Sariska Tiger Reserve in Rajasthan, Tadoba National Park in Maharashtra, Madhav National Park in Madhya Pradesh, Sanjay Gandhi National Park in Maharashtra, Bandipur National Park in Karnataka, Kaziranga National Park in Assam, and then you have Namdapa National Park in Arunachal Pradesh. ये सारे पार्ट आपने सोशल साइंस में भी बहुत बार पढ़े होंगे, बट साइंटिफिक पॉइंट कि एक नेशनल पार्क होता क्या है, किस चीज का रिजर्वॉयर होता है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप विद दिस स्लाइड दैट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द wildlife sanctuaries which are also prepared to conserve the wildlife reserves. A wildlife sanctuary is an area where animal habitats and their surroundings are protected from any sort of disturbance. The capturing, killing and poaching of animals is strictly prohibited in these regions. They aim at providing a comfortable living to the animals. तो उनको बिल्कुल घर जैसा माहौल दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात, सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं ये ध्यान में रखते हुए कि कोई उनकी हंटिंग ना कर सके, कोई उनको थ्रेट ना पहुंचाए, किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके, जहां पे ये सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। Now another list of biosphere reserves which are there around, and you can take a screenshot, you can take note of that, because again I repeat, ये point of view कि वो कहाँ पाए जाते हैं वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई हैव जस्ट एडेड देम टू एनहांस योर नॉलेज when you're talking about biosphere reserves or wildlife sanctuaries or any national or geographical park. Now let's talk about how actually a biosphere reserve is made. Biosphere reserves help ensure the environmental, economical and social sustainability of the region. The purpose of the formation of the biosphere reserve is to conserve all forms of life. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व है वो, और इन द डायग्राम यू कैन सी किस तरह से हर बायोस्फीयर रिजर्व 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला आप देख सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से स्टार्ट करूं तो दैट इज द कोर एरिया, जहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, कोई भी।
देन यू हैव बफर जोन. बफर जोन वो रीजन है जहाँ पे टूरिज्म होता है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वो इस लेवल से थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू होते हैं, एंड इट्स लिटिल सिक्योर एंड सेफ for tourist people to come and visit these animals. Then you have a transition area which allows human settlements, crop cultivation, because this is again adding to the protection of the animals which are reserved in this biosphere. And yes, they can do some crop cultivation and human settlements are there, so the people are around in any case of need and emergency, you know, they can help them, right? So I think now the biosphere reserves are also clear to you, how they are made, how they work. This map of India gives you the pointers which highlights the various biosphere reserves of India. Again, you can take a note, you can take a screenshot, whichever way you like, so that you know Nanda Devi, Panchmarhi, Achnakar Kantak in Chhattisgarh, नीलगिरी, अगस्त्या मलाई इन केरला एंड तमिलनाडु, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द लीगल एक्शंस, जहां पे बहुत नेसेसरी हो गया था गवर्नमेंट के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करना, ताकि लोग इन टाइगर्स को खत्म पूरी तरह से ना करें और वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए. बिकॉज जो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम लोग रेड डेटा बुक में या अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं इन स्पीशीज के बारे में, तो जब ऐसा किया गया था तो पाया गया था कि जो टाइगर का काउंट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है. So the project launched in April 1973 aims at ensuring a viable population of Bengal tiger. This is the specific species of tigers, Bengal tigers, जिनका एक्सटिंक्शन होने का, एंडेंजर्ड होने का खतरा होना शुरू हो गया था. Protecting it from extinction and preserving areas of biological importance as a natural heritage that represents the diversity of ecosystems across the tigers range in the country. So आप देख सकते हैं ईयर के हिसाब से काउंटिंग ऑफ बंगाल टाइगर्स, when it was 2006 it was 1411. When it reached 2010, the counting was 1706, and by the time you reach 2018, आप देख सकते हैं कि ये जो population का नंबर था वो इंक्रीज होना शुरू हो गया था after implementing Project Tiger. Now let's talk about Project Lion. Just like the Project Tiger, Project Lion was also introduced to save the Asiatic lions, जिसके एक्सटेंशन का अगेन एहसास होना शुरू हो गया था. So the Asiatic Lion Reintroduction Project is a project by the government of India to protect the remaining population of Asiatic lions through relocation to other parts of the country via reintroduction. Study shows the number of Asiatic lions who live primarily in the Gir forest was estimated to be 674 in 2020, an increase of 29% in 5 years. So this is how the records work. किस तरह से आप records की help से increase या decreased level देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और जहां पे requirement हो वहां पे strict action ले सकते हो. जैसा कि ये legal laws बनाए गए थे जहां पे उनको एहसास हुआ था कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये situation हाथ से निकल जाएगी. So again you can see how wonderfully it worked and successful it was in saving these tigers or the lions. So students, I hope you have understood everything. There is a lot to read, there is a lot to explore, and there is a lot to understand. So I hope all the things are clear to you about conserving biodiversity, wildlife, our forest, and the species. I hope you had a great time with me. Thank you, and let's meet in the next class. Till then, bye-bye.